हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस खास कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि इंडियन पॉलिटी में संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच का जो पावर डायनामिक्स है वो कितना क्रूशल है। आज हम एक लॉ प्रोफेसर के नज़रिए से इसी बैलेंस ऑफ पावर को डिकोड करेंगे, वो भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। तो चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। एक नज़र आज के सिलेबस रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी से, फिर देखेंगे पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का डिबेट। उसके बाद हम आर्टिकल 32 और पांचों रिट्स को कवर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ लैंडमार्क केसेस और डॉक्ट्रिन्स, और आखिर में जुडिशियल पावर के कॉन्सेप्ट्स। तो ये है हमारा आज का पूरा एजेंडा। चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी हमारे इंडियन स्टेट का फाउंडेशनल मैकेनिज्म। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्ट्रिन सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथक्करण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने तयशुदा संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेंगी। कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। और यही रूल ऑफ लॉ भी इंश्योर करता है कि किसी भी एक संस्था के पास एब्सोल्यूट या असीमित पावर नहीं हो सकती। ये एक तरह का चेक इन बैलेंस सिस्टम है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसे आप द आर्किटेक्ट वर्सेस द गार्डियन की तरह भी देख सकते हैं। अब ये जो आर्किटेक्ट और गार्जियन का क्लैश है ना, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है हमारे संसद, आर्टिकल 79 के तहत ये सुप्रीम लॉ मेकर है, जनता को रिप्रेजेंट करती है, और आर्टिकल 368 के तहत संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन भी कर सकती है। इसलिए इसे हम पॉलिसीज का आर्किटेक्ट कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट बैठा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में ये खुद हमारे संविधान का अल्टीमेट गार्जियन है। संसद जो भी कानून बनाती है उसकी वैलिडिटी चेक करने का काम इसी गार्जियन का है। और यहीं पर एंट्री होती है जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की। अपने नोट्स में इसे हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये वो अल्टीमेट तराजू है जो लेजिस्लेटिव पावर को कंट्रोल में रखता है। अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास करती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी इसी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकता है। सिंपल सी बात है, संविधान से ऊपर कोई नहीं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, आर्टिकल 32 और 5 रिट्स, ये सेक्शन सीधे तौर पर हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट से जुड़ा है। यहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक बहुत ही फेमस कोट है। उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट एंड सोल, यानी हृदय और आत्मा कहा था। अब सोचिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आपके पास राइट्स तो हैं, लेकिन उनके हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह जाएंगे, है ना? आर्टिकल 32 उन राइट्स को एक्चुअल पावर देता है। और ये पावर इस्तेमाल कैसे होती है? इन 5 विशिष्ट रिट्स के जरिए। एस्पिरेंट्स, इन्हें बिल्कुल फिंगर टिप्स पर याद कर लीजिए। पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है अगर किसी को इल्लीगली डिटेन किया गया है तो उसे कोर्ट के सामने पेश करना। दूसरा है मैंडेमस, यानी ये तब जारी होता है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल अपनी लीगल ड्यूटी नहीं निभा रहा हो। तीसरा है सर्टियोरारी, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट किसी निचली अदालत के फैसले को रिव्यू करके उसे रद्द कर सकता है। चौथा है प्रोहिबिशन, जो निचली अदालत को अपनी ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। और पांचवा है को वारंटो, यानी कोर्ट पूछता है कि कोई व्यक्ति किस लीगल अथॉरिटी से किसी पब्लिक ऑफिस पर बैठा है। ये 5 पॉइंट्स हर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, लैंडमार्क केसेस और डॉक्ट्रिन्स। क्योंकि थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन असली दुनिया में इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं वो इन केसेस से समझ आएगा। जुडिशियल पावर का इवोल्यूशन रातों रात नहीं हुआ है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1973 का केशवानंद भारती केस। इसने पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर दी। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, जिसने इस बाउंड्री को और भी ज्यादा क्लियर किया। और अगर हम आज की बात करें तो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को लेकर NJAC यानी NJC का जो केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया, वो इसी टकराव का लेटेस्ट उदाहरण है। केशवानंद भारती केस से जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, या संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। ये एक बहुत ही वाइटल डिस्टिंक्शन है।
देखिए, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास संविधान में संशोधन करने की बहुत बड़ी पावर है। वो लगभग कुछ भी बदल सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो अल्टीमेट रेड लाइन है जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं कर सकती। अब इसी सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक बहुत ही रीसेंट और बड़ा डिबेट देखते हैं। जजों की नियुक्ति कैसे हो? एक तरफ हमारा करंट कोलेजियम सिस्टम है जहाँ जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एनजीएसी लेकर आई थी जिसमें एग्जीक्यूटिव का भी रोल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कहकर स्ट्राइक डाउन कर दिया? उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसलिए जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का दखल नहीं हो सकता। ये अपने आप में सेपरेशन ऑफ पावर्स की बहस का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अब हम आज के एनालिसिस के आखिरी हिस्से पर हैं, सेक्शन 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जुडिशियल पावर। इसमें हम एक्टिविज्म, ओवररीच और प्रेसिडेंट्स को समझेंगे। एग्जाम्स में अक्सर इन दो टर्म्स को लेकर कंफ्यूजन होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता और जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिक्रमण। इनके बीच की लाइन बहुत थिन है। जब कोर्ट सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होकर डायरेक्शंस देता है तो वो एक्टिविज्म है। लेकिन जब यही कोर्ट थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़कर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एक्सेसिव इंटरफेयर करने लगता है, यानी उनके काम में सीधा दखलंदाजी करने लगता है, तो वो एक्टिविज्म ओवररीच बन जाता है और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को डिफाइन करने वाले ये दो आर्टिकल्स बिल्कुल मत भूलिएगा। आर्टिकल 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय है, जिसका मतलब है कि इसके फैसले परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में दर्ज होते हैं। और आर्टिकल 141 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून डिक्लेयर कर देता है वो देश की सभी अदालतों पर सख्ती से बाइंडिंग यानी बाध्यकारी होता है। उनका कहा ही अल्टीमेट लॉ है। तो आज के स्टडी सेशन को रैप अप करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव मेंस एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। जरा इस पर गहराई से सोचिएगा। हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में अल्टीमेट सुप्रीम या सर्वोच्च कौन है? क्या वो पार्लियामेंट है जो करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी फाइनल व्याख्या हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है? इस सवाल पर विचार करें। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एनालिसिस से आपके कई कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने फंडामेंटल्स को हमेशा स्ट्रांग रखिए।